नमस्कार, मैं संकेत आवटे। तीन ऐसे स्टॉक जो रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। किस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रोथ आ सकती है, कौन से स्टॉक में आ सकती है, किस प्रकार के स्टॉक बढ़ सकते हैं, किस प्रकार के स्टॉक नहीं बढ़ सकते, जो स्टॉक अभी अंडररेटेड है, जिसमें हमें लग रहा है कि नहीं यार ये तो रिन्यूएबल में नहीं काम कर रहे, बट वही स्टॉक रिन्यूएबल में मेजर चंक आगे जाके कैप्चर कर सकते हैं। किस प्रकार से उन स्टॉक की भी ग्रोथ हो सकती है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। इसीलिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। शुरुआत करते हैं इरेडा के साथ। इरेडा काम क्या करता है, इससे हमें जानकारी लेनी होगी, क्योंकि इरेडा काम करता है रिन्यूएबल एनर्जी में। तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम बिल्कुल भी इरेडा का नहीं है। तो इरेडा का काम होता है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले कंपनियों को लोन्स प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे किस प्रकार की कंपनियां होती है और किस प्रकार के लोन होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहले मैं बता देता हूं आपको कि कौन से सेक्टर में ये लोग लोन देते हैं। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी, बायोफ्यूल, हाइड्रो पावर इंक्लूडेड, पंप्स, बायोमास इंडस्ट्रियल वेस्ट, एनर्जी इफिशियंसी एंड कन्वर्जन, हाइब्रिड प्रोजेक्ट एंड रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। ये हुआ किस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को लोन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कौन से कंपनियों को लोन दिया जाता है। लाइक पीएसयूज होते हैं, उसके साथ साथ सीपीएसयूज होते हैं, जो कि सेंटर पीएसयूज कंपनियां होती है। स्टेट कॉर्पोरेशन को दिया जाता है, ज्वाइंट सेक्टर कंपनीज को लोन दिया जाता है। फॉर एन एग्जांपल इसमें होती है एसजेवीएन, एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड। इस प्रकार की कंपनियों को यहाँ पे लोन दिया जाता है। देखो, मिनिमम 50 लाख का लोन कंपनी देती है, उससे कम का लोन कंपनी बिल्कुल भी नहीं देती है। 63,000 करोड़ का कंपनी का लोन बुक है। अब इनका इंटरेस्ट रेट कितना होता है? सबसे बढ़िया इनकम इनका यहीं से होता है, बिकॉज कम इंटरेस्ट पे पैसा ले लेना, ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसा दे देना। सो यहां पे कंपनी काम करती है 8.9% से लेके 12.5% तक कंपनी लोन दे देती है। एवरेज अगर आप देखो ना, तो 7%, 8% के आसपास कंपनी लोन ले लेती है या पैसा बोरो करती है और आगे ये पास ऑन करती है। आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कंपनी के बारे में, ताकि आपको पता चले कि कंपनी फ्री में पैसा भी उठा लेती है। किस प्रकार से कंपनी फ्री में पैसा उठाती है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। कंपनी ने प्लान किया है ऑफर फॉर सेल, OFS। 30,000 करोड़ ऑलमोस्ट यहां से वो जुटाने वाले हैं। 29,000 समथिंग करोड़ का ये प्लान था इनका। एक्चुअली गवर्नमेंट को भी 10% स्टेक डाइल्यूट करने हैं। इसमें से कंपनी ने रिक्वेस्ट किया ऑलरेडी कि आप 10% स्टेक डाइल्यूट कर दो। यहां से 30,000 करोड़ आने वाले हैं। समझ जाना, 30,000 करोड़ के शेयर्स बेचेंगे, 30,000 करोड़ के शेयर्स लोग बाय कर लेंगे। इनके बदले में क्या देना है? सिर्फ शेयर्स ही तो देना है। इसके लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी को करना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब सिंपल है कि ऐसे ही 30,000 करोड़ कंपनी के पास आ जाएंगे, जो कि आगे एज अ लोन पास ऑन करके कंपनी उस पर तगड़ा मुनाफा कमाने वाली है। नॉर्मली मैंने बिजनेस मॉडल आपको क्या बताया कि कंपनी एक काम करती है कि पैसा उठाती है मार्केट से। फॉर एन एग्जांपल 7% से पैसा उठाया, आगे जाके 8-9% या 10% से भी दे दिया, जो भी 2-3% का है कंपनी का सिर्फ मार्जिन है। बट यहां पे क्या होगा, 30,000 करोड़ जो भी कंपनी आगे देगी, जिस जिस कंपनियों को लोन के स्वरूप में, वहां पे सीधा उनका नेट इनकम या नेट प्रॉफिट भी आप बोल सकते हो कि सीधा 8-9% का होने वाला है, जिस भी परसेंटेज के साथ वो लोन दे देंगे। बात करते हैं इंडस्ट्री की, जहां पे ये लोग काम कर रहे हैं, जिस कंपनियों को ये लोन दे रहे हैं, मतलब सिंपल है कि रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने वाली कंपनियों को वो लोन देने वाले हैं। बट जेन्युइनली रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ हो रही है, उतनी अगर ग्रोथ नहीं होगी तो डेफिनेटली इस कंपनी की भी ग्रोथ नहीं होने वाली, क्योंकि पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी में ही ये लोग लोन देते हैं। बात करते हैं 2014 से लेकर 2024 तक की ग्रोथ इनकी क्या हो चुकी है। विंड एनर्जी की ग्रोथ जो है 21 गीगावाट से 47 गीगावाट हो चुकी है 10 साल के अंदर। जो ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं सोलर एनर्जी की, 2 गीगावाट से सीधा 90 गीगावाट की ग्रोथ हो चुकी है। टोटल रिन्यूएबल 35 गीगावाट से 160 गीगावाट तक टोटल ग्रोथ हो चुकी है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम इनकी बात करें तो 10 सालों में 5 गुना 5x की ग्रोथ हो चुकी है। इसका मतलब जो ग्रोथ है एकदम फास्टेस्ट वे में हो रही है। अप्रोक्सीमेटली सीएजीआर में बात करें तो 50% सीएजीआर की ग्रोथ मुझे यहां पे नजर आ रही है, जो कि हो चुकी है। सो यहां से आगे जो ग्रोथ होगी वो भी
एग्रेसिव होने की संभावना है। बात करते हैं पोटेंशियल की। पहले बात करते हैं महाराष्ट्र में पोटेंशियल कितना है, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि इसका कैसे हम अनलॉक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं और कैसे ग्रोथ हो सकती है। अराउंड 2,72,000 मेगावाट कैपेसिटी है, बट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सिर्फ 5,200 मेगावाट के हमें नजर आ रही है। इसका मतलब ह्यूज पोटेंशियल बाकी है। सोलर का पोटेंशियल देखें तो 64,000 मेगावाट का कैपेसिटी है, बट इंस्टॉल्ड कितना है 7,300 के आसपास। मतलब यहाँ पे भी बहुत बड़ा गैप है। ये सिर्फ महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। सो अगर बात करते हैं सारे राज्यों की एज पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, सो नंबर 1 आता है तमिलनाडु, दूसरा है गुजरात, तीसरा है कर्नाटका, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र आ रहा है जो कि कैपिटल हब है ओवरऑल देश का, बट वो चौथे नंबर पे है। पांचवें नंबर पे राजस्थान। तो अगर हम बात करते हैं ओवरऑल नंबर की, तो क्लियरली हमें पता चल जाएगा कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, बट अभी तक उस पोटेंशियल को अनलॉक नहीं किया गया, जो कि डेफिनेटली सरकार करने वाली है। सरकार का रोल क्या है इसमें, सरकार किस प्रकार से इसको ग्रो कराना चाहती है, इससे हमें पता चलेगा कि आगे क्या हो सकता है। दिसंबर 2023 में सरकार ने बोला था, MNRE ने ओल्ड विंड टरबाइन को रिप्लेस करने के लिए फंडिंग की अनाउंसमेंट करी थी। दूसरी बात, दिसंबर 2023 में ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑफशोर विंड एनर्जी लीज पॉलिसी को 3 साल के लिए एक्सटेंड किया था। अब मेजर चीज यहाँ पे आप देख लीजिए कि ऑफशोर मतलब क्या है, कि जो भी आपका सी लेवल है वहां पे विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को 3 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। जुलाई 2024 में अनाउंसमेंट की गई वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी। यहाँ पे सिंपल एक चीज याद रखना आपको, जो भी डिमांड है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी सेटअप कर रही है विंड एनर्जी की, विंड एनर्जी का जो भी सेटअप हो रहा है वहां पे उनको लोन की जरूरत है, फंडिंग की जरूरत है। उसमें जो भी फंडिंग चाहिए और मिल जो रहा है उसमें जो भी गैप होगा वो सारा गैप गवर्नमेंट भर के निकालेगी। मतलब मुझे 100 रुपए चाहिए, बट मुझे मिल रहे हैं 70 रुपीज, 30 रुपए मुझे कम पड़ रहा है, वो 30 रुपए देने का काम गवर्नमेंट करेगी। सो ओवरऑल अगर हम इरिडा का फंडामेंटल्स देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इनका जो मार्केट कैप है 62,000 करोड़ का है, जहां पे इनका पी 43 नजर आ रहा है, विच इज ऑन हायर साइड, जहां पे इंडस्ट्री पी 19 है। बट मजेदार चीज यहाँ पे यह है कि इनकी जो सेल्स ग्रोथ है 3 साल की 23% है, इसीलिए ये पी रेशो जस्टिफाई करता है। अगेन कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि फंडामेंटली किस प्रकार से कंपनी को एनालाइज किया जाता है। ईपीएस है 5.37, जहां पे आरओई 17% है और आरओसीई 9.3 है। आरओसी और बेटर हो सकता था, देखते हैं किस प्रकार से ये इंप्रूव करते जाता है खुद को। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट ऑलरेडी लग चुके हैं, इसीलिए मैं इनको एनालाइज करना चाहता हूँ। 1630 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है, जहां पे ग्रॉस एनपीएस सिर्फ 2.19 है, जहां पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 388 करोड़ है। अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू की, रेवेन्यू ऑल टाइम हाई आप मान सकते हो, जहां पे 1630 करोड़ कंपनी ने एक क्वार्टर में जनरेट किया है। फाइनेंसिंग मार्जिन की बात करते हैं तो 29% के आसपास है। ये जो रिजल्ट है ना, कल ही लग चुका है, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। अगर ईयर ऑन ईयर हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि 2019 में 2000 करोड़ का सेल्स करने वाली या रेवेन्यू करने वाली कंपनी आज सीधा 5700 करोड़ तक पहुंच चुकी है। सो एग्रेसिवली ग्रो हो रहे हैं, जहां पे ओवरऑल एक 5 साल की बात करते हैं तो डबल से भी ज्यादा इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। अगर ये ओएफएस लेके आते हैं, वो फंडिंग इनके पास आ जाती है, तो इनके रेवेन्यू बहुत नेक्स्ट लेवल बढ़ सकते हैं। कंपनी गवर्नमेंट की है, ओवरऑल प्रमोटर अगर 75% होल्ड कर रहा है तो वो है इंडियन गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट के पास सारे स्टेक पड़े हुए हैं, पब्लिक के पास 22% के आसपास शेयर्स है। सो इसीलिए अगर इरेडा का चार्ट अगर आप देखो तो जो फॉल है वो एक तगड़े लेवल का फॉल नजर आ रहा है। अगर आप हाई से देखो लो तक 33% की गिरावट है। अभी फिलहाल जो प्राइस चल रही है अप्रोक्सीमेटली 25% के हाई से गिरावट हमें नजर आ रही है। सो बात करते हैं 2023 2024 इसमें क्या हुआ है। अप्रोक्सीमेटली यहीं से अगर हम बात करें तो 50 रुपए का स्टॉक सीधा हाई गया था इसका 312। अब यहां से ना मतलब 220 230 के रेंज से भी स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है और 320 340 जाता है। इसका मतलब सिंपल है कि ऑलमोस्ट
50% गेन यहाँ पे हो सकता है अगर ये हाई ब्रेक करता है तो की मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल ये जो गिरावट है ये बहुत बड़ी गिरावट मैं बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि जो प्रकार का ये स्टॉक है, जिस प्रकार का ये स्टॉक है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये 30-40% की इजीली गिरावट इसमें आ जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पे मैं 43% की गिरावट देख रहा हूँ और यहाँ पे 25% की गिरावट है, कोई बड़ी बात नहीं है। और भी नीचे आए ना तो भी डरने वाली बात नहीं, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। यहां से आगे जाके कंपनी ने सोचा है कि रूफटॉप में भी हम काम करेंगे। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पीएम रूफटॉप योजना निकाली जो बहुत ज्यादा फट रही है, बहुत सारे लोग इसका फायदा ले रहे हैं। अगर रूफटॉप बिठाना है तो आपको लोन की जरूरत है, आपको लोन नहीं चाहिए, वो जो रूफटॉप बिठाने वाली कंपनी है उनको लोन चाहिए। अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी लेनी है, गवर्नमेंट से पैसा लेना है, वो तो तुरंत मिलता नहीं है, आपको पहले काम करना होता है, उसके बाद में बिल बनते हैं, फिर वो पास होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम जाता है। और इसको जो भी फंडिंग लेने वाली कंपनियां हैं उनको लोन प्रोवाइड करने का काम ये लोग करने वाले हैं। कंपनी ने पुराने 3 साल में अपने बहुत सारे एनपीएस कम कर लिए हैं, ये एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात है। 30-35% से मार्जिन रख के कंपनी ग्रो कर रही है, वो बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए इरिडॉट का हमने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया है। इसी डॉट को कनेक्ट करते हुए इन्हीं का क्लाइंट है एनटीपीसी। एनटीपीसी को हम इसी सेक्टर में लेने वाले हैं। एनटीपीसी की अगर हम बात करें, टोटल रिन्यूएबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इनकी समवेयर अराउंड 3.4 गीगावाट की, जो कि 2032 तक 60 गीगावाट बनाने का इन्होंने प्लान बना रखा है, जो कि ऑलमोस्ट 20x करने का इन्होंने प्लान किया है। इसका मतलब एवरी ईयर 60-70% की ग्रोथ सीएजीआर के हिसाब से इनको करनी है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अंदर। कंपनी का मानना यह है 2032 तक ये जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे उसमें से 50% प्रोडक्शन रिन्यूएबल का होना चाहिए, और जिस प्रकार से ये जा रहे मे भी ये हो भी सकता है। अगर हम बात करें इनके पाइपलाइन की तो ऑलरेडी 20 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन पाइपलाइन में है, वो भी हो सकता है। अगर हम बात करें इनके ओवरऑल कैपेसिटी की तो आपको समझ में आ जाएगा कि 81% विच इज नियर अबाउट 60 गीगावाट ये कोल से प्रोड्यूस करते हैं। गैस से, लिक्विड फ्यूल से इनका ऑलमोस्ट 9% का प्रोडक्शन है, हाइड्रो से 5.1% और रिन्यूएबल से ओनली 3.3 गीगावाट विच इज ऑलमोस्ट 5% के आसपास। इसका मतलब इनको 50% तक इसको स्ट्रेच करना है। 7 सालों के अंदर इन्होंने प्लान ये बना के रखा है। इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि फिलहाल इनकी जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट 17% के आसपास हो रही है। अगर ये ओवरऑल 80 गीगावाट बना रहे तो मे बी 7 साल के अंदर इनका जो प्लान है बहुत एग्रेसिव है, बट मेरे हिसाब से डबल भी कर सकते हैं, मिनिमम डबल तो होना ही होना चाहिए। सो इजीली 160-180 गीगावाट के आसपास से पहुंच जाएंगे। इन्होंने प्लान बना रखा है कि 60 गीगावाट तक इनको रिन्यूएबल में पहुंचना है, तो ये इजीली संभव है। बट मेरे हिसाब से कोल जो जीरो होगा, जीरो इमिशन करेंगे, 10 साल के अंदर जिस वे में कोल का प्रोडक्शन हो रहा है या कोल का कंजम्पशन हो रहा है ये बिल्कुल भी कम नहीं होगा, मे बी ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये मेरा मानना है। सो दैट रिन्यूएबल में ड्रास्टिकल चेंजेस होंगे, इंप्रेसिव चेंजेस होंगे, बड़े स्केल पे चेंजेस होंगे, बट आप ये नहीं बोल सकते कि कोल का इमिशन या कोल का कंजम्पशन हम जीरो करेंगे। मैं गारंटी के और दावे के साथ कह सकता हूं। यहाँ पे मार्केट कैप अगर हम एनटीपीसी का देखें तो ऑलमोस्ट 4,10,000 करोड़ के आसपास है, जो कि 19 पीई पे ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री पीई 34 नजर आ रहा है, बट सेल्स ग्रोथ 17% की है। आरओई 13.6 है, जहां पे आरओसी 10 है, वो बेटर हो सकता है। जहां पे हम प्रॉफिट रेशियोज की बात करें तो आपको पता चलेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 30% के आसपास हमें नजर आते हैं। ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। मैं टीटीएम की बात कर रहा हूं, लास्ट ईयर की अगर हम 24 की बात करें वो भी 21,300 के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी का है। 1,78,000 करोड़ का कंपनी का नेट सेल है, जो कि एग्रेसिवली हमें बढ़ता ही नजर आ रहा है। सरकारी माल है भाई साहब, कंजम्पशन बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है और ऑर्डर से इनको बहुत ज्यादा मिलते रहते हैं। बात करते हैं चार्ट की, यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये कंसिस्टेंटली हमें अप ट्रेंड दिखा रहा है। ऑलमोस्ट अभी ये 420-25 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल आना चाहिए। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, जनरली एजुकेशन पर्पज के लिए मैं सारे वीडियोस बनाता हूं, सो दैट ये भी वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पे आप देखो ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत बड़ा कैपेसिटी है इनका, बहुत बड़ा कंपनी है। सो यहाँ पे मुझे
क्लियरली एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है। इतना ज्यादा मार्केट गिरने के बावजूद, इतने ज्यादा ये बड़े बड़े स्टॉक करेक्ट होने के बावजूद यहाँ पे बड़ी गिरावट मुझे बिल्कुल भी नहीं आई। इसका मतलब सिंपल है कि ये सस्टेन कर रहा है खुद को। अगर हम बात करते हैं एनएचपीसी की, तो समवेयर अराउंड इनकी टोटल कैपेसिटी 7 गीगावाट के आसपास है। ओवरऑल इनका टोटल कैपेक्स है 1 लाख करोड़ का, जिसमें से 20%, इसका मतलब सिंपल है कि 20,000 करोड़ ये रिन्यूएबल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या इनका कैपेक्स रिन्यूएबल के लिए होगा, जो कि आने वाले 10 साल के अंदर ये लोग करने वाले हैं। करंट रिन्यूएबल कैपेसिटी इनकी 126 मेगावाट की हमें नजर आती है। कंपनी फिलहाल 9 गीगावाट हाइड्रो से और 1.3 गीगावाट सोलर एनर्जी इंस्टॉलिंग का काम कर रही है। कंपनी का मानना यह है 2027 के आसपास कंपनी ऑलमोस्ट 6,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक कर सकती है। इस लेवल पे इनका ग्रोथ हो सकता है। 20% CAGR ग्रोथ इन प्रॉफिट कंपनी के प्रमोटर्स को एक्सपेक्टेड है, क्योंकि फिलहाल अगर आप इनके आंकड़े देखो तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं। हम क्वार्टरली रिजल्ट इनके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑलमोस्ट 1100 करोड़ 600 करोड़ 600 करोड़ यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं एनएचपीसी की। अगर हम ईयर वाइज बात करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि 4,000 करोड़ 4,200 करोड़ यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। अगर ये 20% की ग्रोथ सस्टेन रखते हैं तो डेफिनेटली 4,500 करोड़ का नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्शन इनका होना चाहिए। बट इतना बड़ा कैपेक्स किया है सो दैट प्रॉफिट मार्जिन में भी मुझे थोड़े कम नजर आते हैं आने वाले 1-2 सालों के अंदर। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनएचपीसी का स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। एज कंपेयर टू एनटीपीसी, एनएचपीसी थोड़ा छोटा होने के कारण यहाँ पे एक गिरावट हमें बहुत ज्यादा नजर आ रही थी। 30% के आसपास ये गिर चुका है। अब यहाँ से ना हम बात करते हैं कितना ये ऊपर उठ सकता है। बी स्पेसिफिक अगर आज तक की हम बात करें तो 24% तक ये नीचे आ चुका है। जिस प्रकार के इनके प्लान चल रहे काबिले तारीफ है, यहाँ पे मुझे कोई भी डाउट नहीं है। इसको और थोड़ा काउंटर करके आगे लेके जाए तो आपको पता चल जाएगा कि सुजलॉन भी इससे रिलेटेड ही कंपनी है। सुजलॉन के भी आंकड़े हम बता सकते हैं आपको कि 14 गीगावाट इंडिया में इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जहां पे ओवरसीज अगर हम देखें तो 6 गीगावाट नजर आता है। प्लान टू इंस्टॉल 5 गीगावाट टिल 2025, मतलब वहां पे भी और थोड़ा एक्स्ट्रा 5 गीगावाट का एडिशन यहाँ पे हो सकता है। सो सुजलॉन का भी डिटेल एनालिसिस अगर आपको देखना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है मराठी संकेत चैनल के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। सो बात करते ओवरऑल सेक्टर के, सेक्टर जबरदस्त ब्लास्ट हो सकता है, बूम हो सकता है। सो ये जो सारे स्टॉक आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं, प्लीज एक बार इसको आप खुद से एनालिसिस करना। यदि आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, डीमैट नहीं है, हर एक चीज में फाइनेंशियल एडवाइजरी की हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इस नंबर को आपको कॉल करना है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।